नावल नंबरदार का नीला, मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अशरफ। चौथा हिस्सा। ठाकुर उदल सिंह ने टहलते टहलते रुक कर अपनी सांसें दुरुस्त की। आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर उन्होंने याद किया कि ओंकार बचपन ही से कितना जिद्दी था। मेले में जाता तो हर चीज के लिए पसर जाता। मिट्टी की ढेर सारी गुड़ियां, शेर, भालू, गुब्बारे, रंगीन कागज की पतंगे और जाने क्या अला बला गोद में उठाए ले आता और थोड़ी देर में हर चीज तोड़ फोड़ कर बराबर कर देता। चीज हासिल होने के बाद उसके लिए बेकीमत और बेवकत हो जाती थी। आज वो सैकड़ों मन पानी के नीचे दबा हुआ होगा। मछलियों ने बदन पर गोश्त का रेशा भी न छोड़ा होगा। करनी का फल तो मिलता ही है, मगर इस जन्म में उसे क्यों मिल गया, इसका उन्हें अफसोस था। उन्होंने आसमान की तरफ दुखी नजरों से देखा, क्योंकि इस जन्म में तो वो उसके बाप थे। उन्होंने सर उठाकर फिर आसमान की तरफ देखा। एक तरफ से महावट की बदलियां बढ़ी चली आ रही थी और तारे इन बदलियों में आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे थे। बादलों की वजह से सर्दी कुछ कम लग रही थी। पहरे के नौकर घड़ी के दरवाजे पर उनकी तरफ पीठ किए बीड़ी पी रहे थे। नीला बड़े बेटे के कमरे की खिड़की के पास खिड़की में झांक रहा था। छोटी बहू अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में लेट चुकी थी और उसके कमरे की रोशनी धीमी हो चुकी थी। ओंकार उनके सामने खड़ा था और उनसे पैसे मांग रहा था। वो ओंकार को पैसे दे रहे थे। ओंकार ने उनसे शहर जाकर सिनेमा देखने की आज्ञा चाही। उन्होंने इजाजत दे दी। ओंकार चला गया और फिर आ गया। इतनी मुद्दत में वो कुछ बड़ा हो गया था। उन्होंने ओंकार से कहा कि चेयरमैनी का इलेक्शन जीतना आसान काम नहीं होता। कुछ तगड़े पट्टे भी साथ में होने चाहिए। कभी कभी वोटों वाला बक्सा भी उठाना पड़ता है। ओंकार मोटरसाइकिल पर गया और ट्रैक्टर की ट्रॉली में तगड़े तगड़े पट्टे बिठाकर ले आया। ये नरेश है, ये सुल्ताना है, ये रमेश है। इसके चेहरे पर घाव के 2 निशान थे। ये बिल्ला है, ये बिहारी है। फिर वो इलेक्शन जीत गए थे। ओंकार बेटा, स्कूल के पास वाले प्लॉट पर अगर अम्बेडकर जयंती का समारोह हो गया तो ये प्लॉट हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला जाएगा। हम किसी को वहां समारोह मनाने से रोक भी नहीं सकते। बस आज की रात हमारे पास है। ये बात उन्होंने कस्बे की हवेली में बैठकर कही थी। ओंकार ने एक लम्हे के लिए सोचा। मोटरसाइकिल पर बैठकर देहात जाकर ट्रैक्टर लाया। अपने साथ 4 पट्टे लिए। राजमिस्त्रियों के महल्ले में जाकर बुंदू में मार के 4 नौजवान लौंडों को बिठाया। ट्रैक्टर पर गांव से 20 किसान पकड़कर बिठा लाया। भट्टे के मालिक लाला वीरेंद्र को जगाकर उनके भट्टे पर ले गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में भट्टे की ईंटों के 4 चक्कर लगवाए। इतनी देर में नींव खोदी जा चुकी थी। मिट्टी का गारा बन चुका था। पांव फटते फटते दीवारें इतनी ऊंची उठ गईं कि गांव के किसान एक दूसरे को घोड़ा बनाकर उन पर चढ़कर दीवार पर बैठे हुए मेहमानों को गारे की परात और ईंटें पकड़ा रहे थे। हवेली से रात ही रात कुछ पुराने किवाड़ कब्जों समेत निकलवा कर नए प्लॉट की बेछत की इमारत में नस्ब कराए। जब अड्डे की मस्जिद का बुढ़ा मुल्ला अजान दे रहा था, उस वक्त नई इमारत के अंदर फर्श चौरस करके ईंटें बिछाई जा चुकी थी। सुबह हुई तो अम्बेडकर जयंती वालों ने मुंह फाड़ फाड़ कर सर पर हाथ रखकर ये तामीर देखी। ओंकार ने भूर भय मुझे जगाकर किसानों की शराब और मेहमानों के जोड़े के पैसे लिए थे। तूने बड़की को क्यों बिगाड़ा मूर्ख? अपना ही गांव महल्ला मिला था तुझे।
ये कहकर ठाकुर ने एक करारा तमाचा ओंकार के मुंह पर मारा और देखा कि उनकी मोटी मोटी उंगलियां उसके सुर्ख गालों पर उभर आई हैं। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। दूर हो जा मेरे सामने से, वो चला गया। वो दरवाजे से निकलते वक्त खिसियाया हुआ था, मगर उसके मुंह से धीमी धीमी हंसी की आवाज निकल रही थी। उसके इस तरह शर्मिंदा होने और बड़े जुर्म की छोटी सजा मिलने की खुशी और हंसी पर उन्हें रूठा रूठा प्यार आया था। उन्होंने आसमान की तरफ फिर देखा और वापस आते हुए सोचा कि ओंकार अब कहाँ है। वो तो इन बादलों के परे जा चुका है, या हो सकता है अभी तक उसकी आत्मा नहर के किनारे झाड़ियों में भटक रही हो। उन्हें अपने सीने में एक भारी धसक महसूस हुई। उन्होंने इस बेचैनी के आलम में आंखें बंद करके सोचा कि यह सियासत, दौलत, इक़्तिदार, प्रताप के बस की बात नहीं। वो तो मेरी जिंदगी ही में इन चीजों की हिफाजत मुश्किल से कर पाएगा। इस सोच ने इनकी बेचैनी और गहरी कर दी। बराबर में कुछ आहट से हुई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, सामने ओंकार खड़ा था। वो सिया रंग का था। उसकी लंबी सी थूतनी थी और मोटे मोटे आधे चंद्रमा के आकार के सींग थे। वो उठे और नीले की गर्दन से लिपटकर फूट फूट कर रोए। उनकी रोने की आवाजें सुनकर पहरे के नौकर भागे हुए उनके पास आए, जिन्हें गालियां देकर फिर उनकी जगह भेज दिया गया। ठाकुर ऊदल सिंह की अकल काम नहीं कर रही थी कि ओंकार का कत्ल किसने किया। उसका कत्ल छुटकी के पति ने किया तो छुटकी के पति को किसने मारा, फिर बड़की को धतूरा खिलाकर किसने खत्म किया। बड़की को तो मालूम भी नहीं था कि उसकी इज्जत किसने लूटी थी। भीकू के लौंडे का इस मामले से क्या ताल्लुक है। उन्होंने थाना इंचार्ज से भी घंटों इन मामलात पर गुफ्तगू की थी। थाना इंचार्ज यही कहता था कि ओंकार का कत्ल इन्हीं मकतूलीन में से किसी ने किया होगा, लेकिन अब मुल्जिम की पकड़ न होने की वजह से छुटकी ही को चार्जशीट करना मुनासिब है, क्योंकि केस चारों तरफ से चौकस बैठ रहा है। वो देर तक ताने बाने सुलझाते रहे, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। नीला जमीन पर बैठा बैठा ऊँघने लगा था। धरती पर हल चलता है तो इसके सीने पर एक गहरी मांग पड़ जाती है, लेकिन हल के दूसरे ही फेरे में उस मांग में मिट्टी भर जाती है। जिंदगी के जख्म वक्त भी इसी तरह भरता रहता है। शब रोज का हल चलता रहता है और दुखों की गहरी लकीरें मामूलात की मिट्टी से भरती रहती हैं। ये इंतजाम न हो तो जिंदगी के खेत में फसलें उगना ही बंद हो जाए। चेयरमैनी के अगले इलेक्शन की तैयारी में ठाकुर ऊदल सिंह का दुख आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अदालत ने ऐनी शाहिद न होने की वजह से छुटकी को रिहा कर दिया। अब वो छूटकर अपने पुराने झोपड़े में लीप पोत कर रहने लगी थी। भीकू का बेटा 3 साल पागल खाने में रहकर आ गया था। उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया था। वो खेतों के पार मैदानों में नहर के पास छिदरी छिदरी बेलों के साय में बैठा एक टुक आसमान देखता रहता था। उसकी बीवी ने उसकी बहुत खिदमत की, मगर अब वो मायूस हो गई थी। वो जब भी भीकू के बेटे से कोई सवाल करती, भीकू के बेटे पर दौरा पड़ जाता और वो डूबते हुए आदमी की नकलें करते करते बेहाल हो जाता। बीवी वक्त बेवक्त खेतों की तरफ निकल जाती और अंधेरा होने के बाद वापस आती, तब भी उसे कोई एतराज न होता। ठाकुर ऊदल सिंह एक बार फिर इलेक्शन जीत गए। जीत वाली रात हवेली में जश्न मनाया गया। ऊदल सिंह ने मुट्ठी भर बादाम नीले के मुंह में डाले, जिसे वो मजे ले लेकर चबाता रहा। अचानक उन्हें ओंकार याद आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी बादाम नीले के मुंह में और डाले। 2 मुट्ठी बादामों का असर तीसरे दिन जाहिर हुआ। रात को वो हवेली के फाटक से निकला, सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसने कुछ साल पहले गाय और बैल के राजो न्याज का सुहाना मंजर देखा था।
तवेले में खाक उड़ रही थी। वो खड़ा अपने पांव पटकता रहा। बराबर में कांजी हाउस था। कांजी हाउस के बोसीदा टीन के दरवाजे की झिरी से उसने देखा कि अंदर कुछ मरियल सी 2-4 गाय, बैल और बिजार खड़े हैं। सींगों की एक ही टक्कर से उसने टीन का दरवाजा तोड़ दिया। सारे मवेशी कांजी हाउस से निकलकर जहां सींग समाया भाग लिए। थोड़ी दूर पर भैंसों का तवेला था। वहां पहुंचकर उसने भैंसों को अपने सींगों से रेलना शुरू किया। भैंसें रस्सियां तुड़ा तुड़ा कर भागी और कस्बे की सरहद के पास खेतों में घुस गईं। नीला इधर से फारिग हुआ तो पैंठ जाने वाले रास्ते पर जो मकान मिले उनके अंदर घुसकर सोते हुए आदमियों को चारपाइयों ही पर खोंद डाला। पुकार मची तो महल्ले के लोग दौड़े हुए आए। कुछ लोग जख्मियों की मरहम पट्टी कराने अस्पताल ले गए। बाकी लाठियां लेकर उसकी तलाश में निकल पड़े। जिसने ये सब किया था, नीले ने आदमियों की पुकार सुनी तो अंधेरे ही में उसने रास्ता काटा और बेरियों में होता हुआ खेतों में उतरा और खेतों होता हुआ कहीं गुम हो गया। ठाकुर साहब की हवेली पर बहुत हुजूम था। ठाकुर साहब ने महसूस किया कि इस हुजूम में सारे लोग उनके मुखालिफ नहीं हैं। यह हकीकत भी थी कि कस्बे के अक्सर लोग ठाकुर साहब को पसंद करते थे, क्योंकि ठाकुर साहब जावजा अक्सर उनका साथ भी देते थे। लेकिन नीले के सालेहा साल के हंगामों और बर्बादियों से तंग आकर वो हम निवाला लोग भी ठाकुर साहब से तो नहीं, लेकिन नीले से जरूर नफरत करने लगे थे। ठाकुर साहब ने मजमे को यकीन दिलाया कि वो आज ही उसका इंतजाम करेंगे और इस सिलसिले में म्यूनिसिपल बोर्ड के ऑफिस में एक हंगामी मीटिंग तलब की गई। ऑफिस खचाखच भरा हुआ था। सारे मेंबरान हाजिर थे। महमूद साहब पुरानी चोटें भूले नहीं थे। आज फिर एक मौका था। इस दफा उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। रात ही रात खुफिया तौर पर वो जिला कलेक्टर से भी बात कराए थे। मीटिंग बहुत शोर शराबे में शुरू हुई। मुखालिफ मेंबरान उधम मचाने में पेश थे। महमूद साहब ने सारे मेंबरान के चेहरों का जायजा लिया और अंदाजा किया कि ठाकुर साहब के मुवाफिक मेंबर भी आज कम से कम नीले के मामले में तकरीबन हमनवा हैं। इस एहसास ने उनके अंदर एक नई ताकत भर दी। भाइयों, मैं पहले भी ठाकुर साहब को कई बार इस वहशी जानवर के सिलसिले में आगाह कर चुका हूं, मगर मैंने तो उसी वक्त मना किया था जब उन्होंने इसे पालना शुरू किया था, मगर ये मेरी बात नहीं माने। उन्होंने इसे बादाम खिला खिला कर पागल सांड बना दिया है। शहरी इंसानों का इस तरह के जानवर पालने का शौक गैर फितरी है। इस नीले ने फसलें बर्बाद की हैं, गरीबों के घरों के बर्तन और चूल्हे तोड़े हैं, नन्हे नन्हे बच्चों को कुचला है, बूढ़े आदमी का खून किया है, तवेले की भैंसों को मार मार कर भगाया है, कांजी हाउस के मवेशियों को आजाद किया है, माओ बहनों की। उन्होंने इलेक्शन की तकरीर पर दिल ही दिल में लानत भेजी। माओ बहनों की रातों की नींद हराम कर दी है। कौन है जो इस कस्बे में चैन की नींद सो सकता है? बोलिए, कौन है? कोई नहीं, मेम्बरान ने जोशो खरोश से जवाब दिया। नहीं, एक शख्स है जो आराम से सोता है और चैन से आराम करता है। ये कहकर उन्होंने इस जुमले का तासुर जानने के लिए सबके चेहरों की तरफ देखा। सबकी आंखें सवाल थीं। वो शख्स है ठाकुर उदल सिंह, जो हमारे चेयरमैन हैं। ठाकुर उदल सिंह मुर्दाबाद, मेंबर चिल्लाए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि इस नीले ने कितने नुकसानात किए, माली और जिस्मानी और जानी। महमूद साहब खातिर खा असर देखकर आगे बढ़े। ठाकुर उदल सिंह दिल ही दिल में ताव खाते रहे। आखिर में उन्होंने कड़े दिल से एक फैसला किया और पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं? महमूद साहब ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि कस्बे को इस आफत से निजात दिलाई जाए। मगर कैसे? ठाकुर साहब उन्हें अपनी राह पर लाना चाहते थे। जान से
खत्म करके और कैसे? महमूद साहब गरजे। ठाकुर साहब यही सुनना चाहते थे। ठीक है, ठाकुर साहब ने नरमी लेकिन मजबूती से कहा, आप जानते हैं कि ये गौ हत्या होगी। महमूद साहब ने अंदाजा किया कि कुछ मेंबर ये बात सुनकर ठंडे पड़ गए हैं। दूसरी बात यह कि कानून मजरिया 1972 के तहत इसे मारा नहीं जा सकता, इसकी सख्त सजा है। ठाकुर साहब ने थाना इंचार्ज की गुफ्तगू याद करके ये जुमला बोला। जब उन्होंने अंदाजा कर लिया कि अब मेंबर राह रास्त पर आ गए हैं तो उन्होंने कहा, क्या आप लोग कसम खाकर कह सकते हैं कि पिछली रात को जो कुछ हुआ वो सब नीले ही ने किया और कांजी हाउस के बैलों तवेले की भैंसों ने कुछ नहीं किया? नीला बदनाम हो गया तो क्या सारे इल्जामात उसी के सर जाएंगे? बद भला बदनाम बुरा, उन्होंने मुहावरे का सहारा लिया। लेकिन वो बैल और भैंसें भी तो नीले की वजह से मुश्तइल हुई। महमूद साहब ने दूर की कौड़ी ली। तो क्या मुश्तइल करने वाला ही सारा मुजरिम है? इश्तिहार में आने वाला बिल्कुल मासूम है। ठाकुर साहब गरजे। फिर उन्होंने एक वकील मेंबर से कहा, वकील साहब आप बताइए, मुश्तइल होने वाले और मुश्तइल करने वाले की सजाएं क्या मुख्तलिफ हैं? मेंबर वकील साहब क्योंकि ठाकुर साहब की पार्टी के आदमी थे, लेकिन साथ ही साथ वकील भी थे और पेशे की लाज रखना भी जरूरी था, इसलिए उनका जवाब बहुत मुदल्लिल और ठोस था। दरअसल इश्तिआल में आना एक ऐसा फेल है जिसकी जड़ें इंसानी लाशऊर में दूर तक पेवस्त होती हैं। अगर लाशऊर का वो हिस्सा जर्रा बराबर भी मुजरिमाना मादा रखता है तो इश्तिआल में आने के लिए एक हल्की सी तहरीक भी काफ़ी होती है, लेकिन मुश्तइल करने वाले को भी बेकसूर नहीं कह सकते। और सच पूछिए तो कसूरवार भी उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक इस अम्र की तहकीक न हो जाए कि मुश्तइल करने वाले ने मुश्तइल होने वाले के साथ वो कौन सा फेल किया जिसकी वजह से मुश्तइल होने वाला मुश्तइल हुआ। मामला हाजा में नीले ने सिर्फ इतना किया कि कांजी हाउस के दरवाजे से अपनी पीठ रगड़ी, क्योंकि जानवरों को पीठ रगड़ने की आदत होती है। इस धमक से पुराना दरवाज़ा टूट गया और दूसरे जानवर जो मौके का इंतज़ार करते रहते हैं आज़ाद हो गए। और फिर उन्होंने मनमानी की, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं कि नीले ने उन्हें तरकीब देकर फसलें बर्बाद कराईं। लिहाजा ये अम्र तहकीक व तफ्तीश तलब है कि नीले का पिछली रात की बर्बादी में साथी तौर पर कितना हिस्सा है और हिस्सा है भी है या नहीं। ये मुदल्लिल तकरीर अभी मेंबरान ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि ठाकुर साहब ने एक हस्बे मंशा फैसला सुनाया। भाइयों, नीले की तलाश करने की मुहिम अभी से शुरू की जाती है। मैं थाने से भी बात करूंगा। कुछ रज़ाकाराना टुकड़ियां भी बनना ज़रूरी हैं कि हर काम म्यूनिसिपल बोर्ड नहीं कर सकता। नीले को गिरफ्त में लेकर इस बात का अंदाज़ा किया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई हो। आज की मीटिंग बर्खास्त। महमूद साहब ने आज की मीटिंग का फैसला अपनी कामयाबी समझा। उन्होंने अपने मेंबरों और मवाफ़िक़ीन के ज़रिए कस्बे भर में ये शोहरत करा दी कि नीला पागल हो गया है और उसे इंसानी खून की चाट लग गई है। जिसने भी सुना दहशत ज़दा रह गया। दहशत की बड़ी वजह यह भी थी कि नीला छुपा हुआ था और छुपी हुई चीज़ें आया चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक महसूस होती हैं। लोगों ने दीवारों पर नीले को पकड़ लाने पर इनाम देने के इश्तिहार लगा दिए। नीले को पकड़ने की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। जिला कलेक्टर ने जो सुबह ही अपना नुमाइंदा भेजकर ठाकुर साहब को तंबीह कर चुका था, शाम को ठाकुर साहब को जिला ऑफिस में बुलाया। ठाकुर साहब बादले नाखास्ता पहुंचे, हालांकि अंदर ही अंदर खुश भी थे कि आज कलेक्टर से बात करने का मौका मिलेगा। शहर में कलेक्टर के ऑफिस में दाखिल हुए तो वो बड़ी जिमेज के पीछे संजीदगी के साथ बैठा नजर आया। बैठे बैठे उसने ठाकुर साहब से पूछा, उदल सिंह जी, नीले ने बहुत तबाहियां मचा रखी हैं। रोजाना कोई ना कोई शिकायत आ जाती है। अब इसका इंतजाम करना जरूरी हो गया है। आपने क्या सोचा है? मेरे ऊपर राय अम्मा का बहुत जबरदस्त दबाव है। दूसरे कस्बे वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि ठाकुर के नीले की वजह से गांव और कस्बे में बहुत बर्बादी हो रही है।
मैंने सुना है कि वो कभी कभी दूसरे कस्बों में और खुद शहर में भी आ जाता है। ठाकुर उदल सिंह खामोश रहे। सुना है आप कहते हैं कि उसे मार दिया जाए तो लोग गौ हत्या समझकर जज्बाती हो जाएंगे। मुझे आपसे ऐसी तिफलाना बातों की उम्मीद नहीं थी। हम सबको पढ़े लिखों जैसी बातें करना चाहिए। ठाकुर साहब बोले, पढ़े लिखों के सामने पढ़े लिखों जैसी बातें होती हैं। देहात और कस्बे में लोग अनपढ़ हैं, उन्हें आपसे ज्यादा जानता हूं। फिर भी, कलेक्टर बोला, फिर भी मैं इसे सही नहीं मानता कि बर्बादी फैलाने वाले एक वहशी जानवर को जिसे आपने पाल रखा है सिर्फ इस वजह से नहीं मरवाया जा सकता कि अनपढ़ों से गौ हत्या समझेंगे या धर्म का अपमान समझेंगे। ठाकुर साहब ने एक और पैंतरा चला। असल में बात यह है कि साहब, क्या आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, नीले को मारना कानून मजरिया 1972 के तहत जुर्म है, मगर इसका इलाज है। कलेक्टर बोला, मैं फार ईस्ट ऑफिसर से बात करके चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से उसे पागल डिक्लेयर करके मरवा सकता हूं, मगर यह तो ज्यादती होगी। नीला पागल तो नहीं है, लेकिन हरकतें तो पागलों वाली कर रहा है। मैं इसका इलाज करा रहा हूं साहब। आज ही नीले को पकड़वाने की तैयारियां कर ली हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए। कलेक्टर ने बादले नाखास्ता उन्हें मौका दे दिया। सूरज गुरूब होने के बाद लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे और गलियों में पुलिस वाले टहल रहे थे। रजाकार टुकड़ियां खेतों और जंगलों में नीले की तलाश में निकल गई थी। टुकड़ी नंबर 1 ने भादों की स्याह रात में कस्बे के बाहर वाले बेर के बाग और खेतों की पगडंडी पर किसी को खड़ा देखा। इशारे से बताया। सब लोग खामोश हो गए। लाठियां मजबूती से पकड़े पकड़े उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और 20 गज दूर से उस पर टॉर्च फेंकी। 3 सेल की टॉर्च की रोशनी में देखा गया कि नीला धुंधलके में खड़ा है। टॉर्च फौरन बंद कर ली गई। इस टुकड़ी में 5 लोग थे। कुरैशियों का लौंडा याकूब, जो एक ही सांस में कबड्डी टीम के किसी तगड़े पट्टे को छूकर सामने वाली लकीर पर हाथ मारकर आ जाता है। वो आज हाथ में मोटी सी लाठी संभाले हुए था। उसका पड़ोसी मुंशी कसाई का बड़ा बेटा हाथ में स्टिक लिए हुए था। वो कस्बे के इंटर कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान था। इसी महल्ले के शेख चिल्ली समी अनवर के हाथ में 3 सेल की जेबी टॉर्च थी। वो खुद को टुकड़ी नंबर 1 का लीडर तस्वुर किए हुए था। उनके पीछे शकर वालों का लौंडा गुलशन वॉलीबॉल का खिलाड़ी था, जो वॉलीबॉल खेलते हुए इतना ऊंचा उछलकर बॉल मारता था कि कभी कभी जाल के दूसरी तरफ मुखालिफ टीम के फाले में जा गिरता था। 5वें थे बूढ़े नत्थू चाचा, जो अपनी जवानी में खरगोश और तीतर मैदान में दौड़ाकर थकाकर जमीन पर बिठा लेते थे और इनके चारों तरफ चक्कर लगाकर लम्हा व लम्हा करीब होते होते अचानक ढेले या डंडे से खरगोश या तीतर को जख्मी करके पकड़ लेते थे। ये टीम हर लिहाज से नीले को काबू में करने के लिए आइडियल थी। नत्थू चाचा ने इशारे से सबको कुछ देर खामोश रहने को कहा ताकि नीला उनकी तरफ से बेगुमान हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता घेरा डालकर उसे लाठी और स्टिक की मदद से काबू में कर लें। बूढ़े नत्थू चचा के इन खामोश मशवरों से समी अनवर को अपनी 3 सेल की टॉर्च और लीडरी की बेइज्जती महसूस हुई। उसने नत्थू चचा को पीछे धकेल कर बाकी लोगों को इशारे से प्लान समझाया कि अब नीले को मौका मत दो, चारों तरफ से घेर कर एकदम हमला बोल मंसूबे पर अमल करो। नीले को चारों तरफ से खामोशी से घेर कर एक साथ हमला हुआ। लाठी और स्टिक उछट कर मारने वालों के हाथों से टकराकर फजा में लहराने लगी। वो बेरी का एक मोटा दरख्त था। टुकड़ी नंबर 2 ने आमों के बागों में नीले को ढूंढने का प्लान बनाया था। आमों के घने बाग में जैसे ही सब लोग दाखिल हुए, बाग के अंदर फचफच करता हुआ कोई भागा। बारिश से बाग में कीचड़ हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में सबने वाज़ेह तौर पर देखा कि वो नीला ही था, मगर वो एक भूरा पट्ठा था जिसके अभी सींग भी पूरी तरह नहीं निकले थे। टुकड़ी नंबर 3 ने कस्बे की मशरकी सरहद के खंडरों में तलाशी का बीड़ा उठाया।
खंडर में दाखिल होते ही सबने महसूस किया कि खंडर में कोई जी रूह है। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो हिम्मत करके आगे बढ़े। मलबे पर चढ़कर खंडर के आखिरी सिरे तक देखा तो वहां एक साया नजर आया। अगर टॉर्च की रोशनी वहीं से डाल देते तो वो भाग सकता था। लोग खामोशी से मलबे के नीचे उतर आए। पूरा चक्कर काट कर धीमे धीमे उस टूटी हुई दीवार के नीचे पहुंच गए जिसकी आड़ में नीला खड़ा था। धड़कते दिल के साथ टूटी हुई दीवार से हाथ निकालकर टॉर्च जलाई। वो रामदीन तेली की देवी के नाम पर छोड़ी हुई बूढ़ी गाय थी। अलबत्ता टुकड़ी नंबर 4 ने जब बड़े पोखर के किनारे की झाड़ियों में खड़े नीले को चारों तरफ से घेर कर लाठियों से अच्छी तरह पीट कर जमीन पर लिटा दिया और रोशनी में उसकी चोटों का जायजा लेने के लिए लालटेन जलाई तो मालूम हुआ वो लड्डन तांगे वाले का लंगड़ा घोड़ा था जो अब अपने लंगड़ेपन की माजूरी से छुटकारा पाने की मंजिल के बहुत पास पहुंच चुका था। कस्बे के अंदर पुलिस वालों ने नीले के धोखे में जिन पालतू जानवरों को मारा उसमें उनका यानी पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उन पालतू जानवरों और नीले में बहुत चीजें मुश्तरक थीं। मसलन बफाती की भैंस इसलिए मारी गई कि उसका कद नीले के कद से मिलता जुलता था। जुम्मन टाल वाले का बैल इसलिए जद पर आ गया कि उसकी ऊंचाई नीले की ऊंचाई के बराबर थी। गंगा तेली का भैंसा इसलिए निशाना बना कि उसमें और नीले में ये कद्र मुश्तरक थी कि दोनों के दो दो कान थे। ठाकुर ऊदल सिंह इतनी सरगर्मी से नीले की तलाश की मुहिम देखकर खौफजदा हो गए। वो हवेली में आए, जीप में बैठकर सीधे देहात पहुंचे और घड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उन्हें नीला बहुत याद आ रहा था। घड़ी में पहुंचकर उन्हें खास तौर से नीले की सारी बातें याद आ जाती थी। आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोते जागते की कैफियत में देखा कि नीला उनके पास आकर खड़ा हो गया है और उनका हाथ चाट रहा है। आहट पर आंखें खोल दी। वो ख्वाब नहीं था, नीला वाकई उनका हाथ चाट रहा था। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसके सींग और खुर पर ताज़ा लहू के निशानात थे। उन्होंने घबराकर मुआयना किया कि खून दूसरों का है या नीले के बदन से निकला है। टॉर्च से देखकर उन्होंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, खून दूसरों ही का था। नीला इस वक्त घड़ी में था, हालांकि दर हकीकत वो इस वक्त कस्बे में था। वो आमों और अमरूदों और बेरों और जामनों के हरे बाग में था। कस्बे का हर फर्द समझ रहा था कि नीला कहीं और नहीं, खुद उसके दरवाजे से लगा खड़ा है। बस जरा दरवाजा खुला और नंबरदार ऊदल सिंह फैसला करने में देर नहीं करते थे। अलबत्ता फैसला सुनाने में उजलत से काम नहीं लेते थे। वो जानते थे कि फैसला करना और फैसला सुनाना दो मुख्तलिफ अमल है और दोनों को एक दूसरे में उलझाना मुनासिब बात नहीं। वो जानते थे कि फैसला जल्द करना अक्लमंदों का शेवा है, लेकिन फैसला जाहिर करने में जल्दी करना अहमकों का काम है। उन्होंने नीले के अंजाम से मुताल्लिक आखिरी फैसला तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर सोच लिया कि फिल वक्त क्या करना चाहिए। नीले के बारे में आखिरी फैसला करने के लिए उन्होंने अपने आप से वक्त मांगा, जो उन्होंने अपने आप को फौरन दे दिया। वो लोगों का रद्द अमल जानना चाहते थे कि घड़ी के बाहर गांव वाले, पंच, स्कूल का हेडमास्टर और मंदिर का पुजारी नीले के बारे में क्या राय रखता है। उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि कस्बे में हवेली वाले और हवेली के बाहर दीगर अफराद नीले से किस हद तक बदजन हैं और किस हद तक खाइफ हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड के मुवाफिक और मुखालिफ मेंबरों के जोश का अब क्या हाल है। जिला कलेक्टर शहर में बैठा किन खतूत पर सोच रहा है। उसकी फिक्र की आंच भी उनके जहन के किसी उजाड़ गोशे में धीमे धीमे सुलग रही थी। नीले के अंजाम के बारे में वो आखिरी फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो फैसला नहीं लेंगे।
पहले इस मामले के हर पहलू का बारीकी और गहराई से जायजा लेंगे, लेकिन बारीकी और गहराई से जायजा लेने के लिए वक्त की जरूरत थी। नीले को किसी गैर ने देख लिया तो वक्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्होंने एक फैसला किया। बड़े की खिड़की के पास जाकर आवाज दी, प्रताप, ओ प्रताप, बाहर आओ बेटा। उनकी आवाज सुनकर अंदर कमरे में अचानक चूड़ियां खनकी। वो खिड़की से दूर हटाए। थोड़ी देर बाद प्रताप बाहर आ गया। नीला अपनी घड़ी में आ गया है, उन्होंने किसी जज्बे के बगैर ये जुमला अदा किया। दूसरों का रद्द अमल जानने की इब्तिदा वो घर ही से करना चाहते थे। प्रताप का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बुनियादी तौर पर अच्छा आदमी था। बापू, उसका गुजारा यहां नहीं होगा। गांव वाले, कस्बे वाले, यहां तक के शहर का कलेक्टर भी सबके सब इसके दुश्मन हो गए हैं। और सच्ची बात तो ये है कि कोई गलत भी नहीं है, इसने बहुत तबाही मचा रखी है। प्रताप ने घड़ी के आंगन में अंधेरे में खड़े हुए नीले को देखने की कोशिश करते हुए ये बात कही, लेकिन ये हमारे कितने काम आया है और अभी भी कितने काम आ सकता है। नंबरदार ने इसकी तवील गुफ्तगू का मुख्तसर सा जवाब इस अंदाज में दिया कि उनका जवाब एक सवाल बनकर प्रताप की आंखों के सामने आंकड़ा सा बनकर नाचने लगा। वो सोच सोच कर रुक रुक कर बोला, बापू, ये घड़ी और हवेली की हिफाजत करता है ताकि हमारा धन दौलत और राज बना रहे, लेकिन इतनी बर्बादी कर देता है कि हमें इस धन दौलत और राज को भोगने का वक्त भी नहीं मिल पाता। हर समय यही जिक्र सुनते हैं कि आज नीले ने उसका खेत उजाड़ दिया, कल नीले ने उसका खलियान बिगाड़ दिया, अभी वो नन्हे बच्चों को कुचल कर आया है, अब वो बेकसूरों को मारने जा रहा है, कभी अपने ही जैसे मवेशियों को लहूलुहान कर रहा है, कभी छोटी छोटी बकरियों पर खड़ा अर्रा रहा है। हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए इस जंगली की मदद नहीं लेना चाहिए। हम खुद चौकन्ना सोया करेंगे। तुम मूर्ख हो प्रताप। इसका मतलब तुम इस विचार के आदमी हो कि घड़ी में या हवेली में पहले चोर को आने की छूट दे दो, जब वो आ जाए तो चौंक कर उसे पकड़ लो। अरे मूर्ख, कोशिश ये होना चाहिए, और यही कोशिश मैंने की थी कि ऐसा नक्शा बन जाए कि कोई घड़ी और हवेली में घुसने का ख्याल भी ना मन में लाए। प्रताप चुप हो गया। वो ज्यादा देर तक अपने बाप से बहस नहीं कर पाता था। मैंने सोचा है, उन्होंने प्रताप के कंधों पर हाथ रखकर कहा। वो जानते थे कि प्रताप के कंधों पर हाथ रखकर वो कोई बात कहते हैं तो प्रताप उनकी हमनवाई करने लगता है। नीले को कुछ दिन के लिए मंदिर वाले अरहर के घने खेत में छुपा देते हैं, फिर अंदाजा करते हैं कि लोगों का उसके बारे में क्या विचार बन रहा है। उन्होंने सिर्फ प्रताप और घड़ी के दोनों पहरेदार नौकरों को अपना हमराज बनाया। कोहरा सा हो गया था। दोनों पहरेदार नीले को गुड़ और बादाम खिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता रात के सन्नाटे में घड़ी से बाहर ले गए। उसके जख्मों पर हल्दी थोप दी गई थी, जिससे बदन केसरिया हो गया था। तंग गलियों से निकालकर आमों के बागों के बराबर से होते हुए मंदिर वाले अरहर के घने खेत के पास पहुंचे। एक उसे लिए खड़ा रहा, दूसरा अंदर जाकर खेत के बीचों बीच पौधे काटकर जगह बनाने लगा। फिर धीरे धीरे नीले को खेत में दाखिल करके उस जगह पहुंचे। नीला उस खेत से मानूस था, अक्सर यहां आया करता था। उसने फिलवक्त कोई मज़ाहमत नहीं की। अंदर एक मोटा सा खूंटा हाथ भर जमीन में गाड़कर नीले की गर्दन में रसान के साथ रस्सी बांध दी। रस्सी लंबी थी, इतनी लंबी कि नीला आसानी से चल फिर सकता था। दूसरे फेरे में बहुत सा चारा, बहुत सा मोटा अनाज और बहुत सा गुड़ और बादाम लाकर उसके पास रख दिए गए। नांद में ऊपर तक पानी भरकर नांद वहीं मिट्टी में जमा दी गई। वापसी में सायों की तरह रेंगते हुए दोनों पहरेदार गढ़ी में पहुंचे
और नंबरदार को नीले के इस कच्चे इंतजाम की पक्की खबर दी। नंबरदार उदल सिंह ने, जो इतनी देर से सांस रोके बैठे थे, एक बड़ी से तमानियत भरी सांस बाहर छोड़ दी। अब तुम बाहर जाकर इत्मीनान से सो जाओ, बहू से कुछ ना कहना। उन्होंने ऐसे यकीन से कहा गोया शौहर लोग बीवियों से राज छुपा पाते हों। वैसे भी बड़ी बहू ने खिड़की की ओट से मंजर का आधा हिस्सा अपनी आंखों से देख लिया था। नंबरदार सुबह उठे तो सबसे पहले गांव का एक चक्कर लगाया। लोग हैरान भी हुए और खुश भी कि आज बहुत दिनों बाद नंबरदार को गांव पर टूट कर प्यार आया है, और वो भी हर गली पर। औरतों ने उन्हें देखकर घूंघट काढ़ लिए और मर्दों ने उनके पास इकट्ठे होकर नीले के बारे में सवालात शुरू कर दिए। क्या हुआ नंबरदार जी, नीले मिला कि नहीं? भाई, कोशिश तो जारी है। एक जरा से जानवर को ढूंढने के लिए कस्बे में 20 पुलिस वाले और कस्बे वाले रात दिन एक किए हुए हैं। उन्होंने गोल गोल बात की, लेकिन उनकी इस गोल गोल बात में भी कुछ लोगों ने अच्छे खासे चौकोर मतलब निकाल लिए। दरअसल जरा से जानवर और 20 पुलिस वाले और कस्बे वाले लोगों की कोशिश वाला जुमला नंबरदार उदल सिंह का सोचा समझा जुमला इस बात का मुतकाजी था कि लोग कम से कम उनके सामने हमदर्दी का इजहार करें। कई दिन से देखा नहीं तो अजीब अजीब सा लगता है। इनके एक पड़ोसी ने संभल संभल कर जुमला बोला, लेकिन इस जुमले से रास्ता खुल गया। इनके तमाम हमनवा भीड़ में अपनी जगह खड़े खड़े उनकी तरफ हो गए। जाने गरीब को इस बीच चारा भी मिला है कि नहीं। दूसरे ने ताज्जुब भरे लहजे में खदशे का इजहार किया। पिछले कई महीनों से वो बिल्कुल चुपचाप हो गया था, चलते चलते रुक जाता था। तीसरे ने इंकिशाफ किया। इस इंकिशाफ पर नंबरदार का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए उन्होंने अपना मुंह जल्दी से बंद कर लिया और सोचा ठीक ही कहता होगा। दरअसल ये बात सच भी थी। नीला चलते चलते रुक जाता था और रुककर उस शख्स पर हमला करता था जो सबसे नजदीक हो। चौथे ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी 15 दिन पहले मैं खेत से हल चलाकर वापस आ रहा था तो देखा नंबरदार का नीला मंदिर के सामने खड़ा है। जैसे ही सूरज देवता डूबे, नंबरदार के नीले ने मंदिर की तरफ मुंह करके डंडौत की और दोनों खुर जोड़ दिए। बाकी लोगों के चेहरे पर अकीदत की रोशनी जगमग जगमग करने लगी। ठाकुर ने आंखों ही आंखों में अंदाजा किया कि जिन जिन के घरों के बर्तन नीले ने तोड़े थे, जिन जिन के बच्चों को कुचला था और जिन जिन पर हमला किया था, वो इन लोगों की हमनवाई नहीं कर रहे। खामोशी से एक बेबस खामोश निगाही से एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं। उनके हमनवा उनके साथ चले, बाकी लोग पीछे रह गए थे। उन्होंने वाज़ेह सुना वो नंबरदार और नीले दोनों को सरगोशियों में गालियां दे रहे थे। रास्ते में मंदिर के पास रुककर उन्होंने हाथ जोड़े। पुजारी जी बाहर निकल आए। उन्होंने अपने साथ के लोगों को सुनाने के लिए पुजारी जी से पूछा, कस्बे में अटखेलियां करके नीला भागा था, आपने इधर तो नहीं देखा? नहीं बेटा। फिर कुछ रुक कर पुजारी जी ने जुमला आगे बढ़ाया, हो सकता है पापियों की बस्ती से कुछ दिनों के लिए कुछ दूर चला गया हो। नंबरदार ने सोचा साथ वाले देहाती खुद को पापी न समझे। उन्होंने अपने जुमले में इसकी वजाहत कर दी। हाँ महाराज, कस्बे वाले हाथ धोकर उसके पीछे बढ़ गए हैं। दरअसल वो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं। वो ये कहकर चलने लगे, तू चिंता ना कर नंबरदार, अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। पुजारी जी ने नंबरदार को चलते चलते आशीर्वाद दी। नंबरदार सबको साथ लेकर आगे बढ़ लिए। कुछ याद आया, रुके और घूम कर देखा, पुजारी जी वहीं खड़े थे। उन्हें लगा जैसे पुजारी कुछ कहना चाहते हैं, मगर साथ के आदमियों की वजह से कुछ संकोच में है। नंबरदार को कुछ याद आया, अरे महाराज, इधर मैं बहुत काम काज में लगा रहा, ध्यान नहीं रहा। मंदिर के गेहूं गुड़ और कपड़े अभी नहीं पहुंचा पाया हूं, आज ही शाम को आदमी दे जाएगा। महाराज ने इत्मीनान की सांस लेकर फिर आशीर्वाद दी। इस बार उन्होंने हाथ उठाकर बड़ी वाली आशीर्वाद दी थी।